तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी। लोग इसे इसकी खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। उस दिन वहाँ का माहौल बिल्कुल वैसा ही था, जन्नत जैसा। सैकड़ों टूरिस्ट, परिवार, बच्चे सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये जन्नत जहन्नुम में बदलने वाली है। सोचिए, ये वो शब्द थे जो एक आतंकवादी ने एक जिंदा बची महिला से कहे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पैगाम था जिसे बेगुनाहों के खून से लिखा गया था। हर तरफ बच्चों के खेलने की आवाजें थीं, लोग फोटो खींच रहे थे, बातें कर रहे थे। एक परफेक्ट छुट्टी वाला दिन। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। देवदार के घने पेड़ों के बीच से 5-6 लोग बाहर निकले। उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई थी ताकि कोई उन पर शक न करे। लेकिन उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी खतरनाक बंदूकें थीं। वो सैनिक नहीं, आतंकवादी थे। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक सोचा समझा नरसंहार। इन आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली और करीब 20 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी। उन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके उनका धर्म पूछा। जो हिंदू थे उन्हें तुरंत गोली मार दी गई, दूसरों से कलमा पढ़वाया गया। सुशील नथैनियल जो एक ईसाई थे, कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन इसी वहशत के बीच आदिल हुसैन नाम के एक लोकल मुस्लिम गाइड ने एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये सब कुछ खुले आम होता रहा, बिना किसी रोक टोक के। यहीं से वो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कश्मीर के इतने फेमस और भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट पर सिक्योरिटी थी कहाँ? एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि सच ये है कि ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ था। इसकी चेतावनी पहले से दी जा चुकी थी। ये हमला असल में एक बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर का नतीजा था। यह सिस्टम की उन कमियों को दिखाता है जहां जानकारी तो होती है, पर उस पर सही समय पर एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, पूरी कहानी ना इस टाइमलाइन में छुपी है। 4 अप्रैल को, यानी हमले से 18 दिन पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट मिला था और ये जानकारी आगे शेयर भी की गई थी। तो फिर सवाल ये है कि इन 18 दिनों में हुआ क्या? यहीं पर अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखती है। इंटेलिजेंस इनपुट तो था, पर उसे जमीन पर एक्शन में नहीं बदला गया। ऐसा लगता है जैसे इस चेतावनी को या तो हल्के में लिया गया या वो जरूरी जानकारी नीचे तक पहुंची ही नहीं। और दुख की बात यह है कि ये कहानी हमें जानी पहचानी लगती है ना? पहलगाम कोई पहला मामला नहीं है। 2001 के संसद हमले से लेकर 26/11, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, ये एक पैटर्न बन गया है। बार बार इंटेलिजेंस होती है, लेकिन हम उसे हमले को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो हमारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बड़ी खामियों की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हमले के बाद भारत का जो रिएक्शन आया वो वाकई में अभूतपूर्व था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सिर्फ निंदा या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं था। तो सरकार ने किया क्या? एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला कदम था 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। ये वो संधि है जिसे 1965, 71 और 99 की जंगों में भी नहीं छुआ गया था। इसके अलावा व्यापार, वीजा और डिप्लोमेटिक रिश्ते सब पर एक साथ चोट की गई। सिर्फ एक एक फैसले का असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा इस पर गौर कीजिए। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी के बेसिन के पानी पर ही चलती है। तो पानी रोकना मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन काट देने जैसा है। ठीक है, ये तो हुई जवाबी कार्रवाई की बात। लेकिन फिर हम घूम फिर कर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि ये सब बार बार होता ही क्यों है? आतंकवाद की जड़ आखिर है कहाँ? और इसका जवाब हमें कश्मीर के उस हिस्से में मिलता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे समझने के लिए पंजाब का उदाहरण लेते हैं। 80 के दशक में वहां भी उग्रवाद था, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में था। कश्मीर का मामला अलग है।
यहाँ पेंच ये है कि कश्मीर का 35% हिस्सा, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास है। और बस यही है आतंक की असली फैक्ट्री। तो पीओके में होता क्या है? असल में पाकिस्तान ने इसे आतंक का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है। यहाँ आतंकियों के लिए सेफ ट्रेनिंग कैंप है। एलओसी से बस कुछ ही किलोमीटर दूर लॉन्च पैड बने हैं, जहाँ से घुसपैठ कराई जाती है। और चाहे उरी हो, पुलवामा हो या अब पहलगाम, इन सब के तार यहीं आकर जुड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स काम नहीं कर रही, डिप्लोमैटिक प्रेशर काम नहीं कर रहा, तो फिर इस आतंकी फैक्ट्री को बंद करने का आखिरी रास्ता क्या है? वो फाइनल लेकिन सबसे जोखिम भरा रास्ता? और यही वो सवाल है जो अब हर तरफ गूंज रहा है। क्या इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना? लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इसके साथ जो रिस्क जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। एक तरफ यूएन का पेच, तो दूसरी तरफ चीन का वीटो पावर, फिर पाकिस्तान से सीधी जंग का खतरा जो न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है, और तो और चीन के साथ 2 फ्रंट वॉर का भी खतरा है। मतलब हर कदम पर एक नया और पहले से बड़ा खतरा है। और बस यहीं आकर हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। कोई भी देश आतंक पर फुल स्टॉप कैसे लगाए, जो परमानेंट सॉल्यूशन का रास्ता ही एक भयानक जंग के खतरे से होकर गुजरता हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।